नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। टीजीटी पीजीटी हिंदी और एनटीए नेट से संबंधित हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करने वाले हैं 2007 का एनटीए नेट से संबंधित क्वेश्चन पेपर, जो कि सेकंड क्वेश्चन पेपर रहेगा। पहले यूजीसी इसका एग्ज़ाम लेता था, लेकिन आजकल एनटीए इसका एग्ज़ाम लेने लगा है। तो हमें जिस भी परीक्षा की तैयारी करनी है तो उसके पिछले सालों के जब हम प्रश्न पत्र कर लेते हैं तो वे हमारे लिए रामबाण सिद्ध होते हैं। उन्हीं प्रश्नों में से घुमा फिरा कर आगे नेक्स्ट परीक्षा में प्रश्न भी पूछे जाते हैं। और जो ये यूजीसी नेट के पैटर्न पर आधारित जो प्रश्न पत्र रहे हैं, ये टीजीटी पीजीटी के लिए भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए हम ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 विद सॉल्यूशन हम करेंगे, क्योंकि आजकल परीक्षाओं का पैटर्न चेंज हो चुका है। उन्हीं प्रश्नों को घुमा फिरा कर पूछ लिया जाता है और उनमें से यह पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा सत्य है या कौन सा नहीं है, कौन सा है। तो इस आधार पर जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो हमें हमारी समझ बेस को देखना चाहते हैं कि बच्चे को किस टॉपिक की कितनी समझ है। तो उन्हीं थोड़े से बातों को ध्यान में रखते हुए हम अपनी तैयारी को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं। तो देख लेते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है। नहीं पूछी हुई है, तो उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी बोली नहीं बोली जाती। ब्रज, खड़ी बोली और अवधी बोली जाती हैं। पश्चिमी हिंदी से निकलने वाली ब्रज और खड़ी बोली है, लेकिन पूर्वी हिंदी की बोली जो है वो अवधी है। ये उत्तर प्रदेश में इनका कहीं ना कहीं पुट देखने को मिलता है, लेकिन मैथिली बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती। अगर बात करें मैथिली बोली की, तो मैथिली बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती, तो कहाँ की बोली जाती है। सबसे मेन राज्य है इसका बिहार। बिहार के अंतर्गत जैसे कि बिहार के 15 राज्यों में बोली जाती है। दरभंगा इनमें से प्रमुख है। पूर्णिया, मुजफ्फरनगर आदि राज्यों में मैथिली बोली बोली जाती है। इसके साथ ही झारखंड राज्य में भी मैथिली बोली बोली जाती है। और साथ साथ बात करें तो हम भारत से बाहर की, तो नेपाल के तराई क्षेत्रों में भी मैथिली बोली बोली जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें तो अवधी की, अवधी आप बोलोगे मैम ये तो पूर्वी हिंदी की बोली है और ब्रज और खड़ी बोली का अधिक पुट देखने को मिला है हमें उत्तर प्रदेश में। तो अवधी की बात करें तो एक उत्तर प्रदेश का राज्य है रायबरेली। रायबरेली एक राज्य रहा है उत्तर प्रदेश का। एक राज्य है उन्नाव, ये भी उत्तर प्रदेश का राज्य है। तो इन दोनों राज्यों में बेस राजपूतों का जो बेस राजपूत रहे हैं, और इसी लिए एक बेस राजपूतों का एक क्षेत्र भी बना है बेसवाड़ा, जिसे हम क्या कहते हैं, बेसवाड़ा। तो बेसवाड़े क्षेत्र में बेसवाड़ी जो बोली बोली जाती है उस बोली का नाम है बेसवाड़ी। बेसवाड़ी बोली बोली जाती है वो अवधी से ही निकल कर आई है बेसवाड़ी बोली। तो रायबरेली उत्तर प्रदेश के उन्नाव के मध्य क्षेत्र में और बेसवाड़े क्षेत्र में अवधी बोली बोली जाती है, यानी कि बेसवाड़ी बोली बोली जाती है। इसका सही आंसर ये सी हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ रही होगी तथ्य। दूसरा, पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया। इसमें पूछा हुआ है कि अपभ्रंश भाषा को पुरानी हिंदी किसने कहा। तो सही आंसर है हमारा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कई बार हम पढ़ चुके हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा। और नहीं कहा कि इन्होंने हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसके बारे में कथन भी लिखा हुआ है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, जिसमें ये बताया कि अपभ्रंश को कोई पुरानी हिंदी नहीं मानना चाहिए। और उसके बाद जब अगर हम रामचंद्र शुक्ल जी की बात करें तो रामचंद्र शुक्ल ने एक अपभ्रंश के लिए एक शब्द का प्रयोग किया है, जैसे कि प्राकृत भाष हिंदी। इन्होंने प्राकृत भाष हिंदी शब्द को प्रयोग किया है। कहा है कि जैसे इनके कथन में हमने पढ़ाई था कि गाहा या गाथा से प्राकृत का बोध होता है और दोहा या दुहा से
अपभ्रंश का बोध होता है। तो ये इसलिए इन दोनों को मिलाकर, प्राकृत और अपभ्रंश को ही मिलाकर उन्होंने पुरानी हिंदी के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया? प्राकृत भाष का। प्राकृत भाष अगर परीक्षा में पूछ ले तो रामचंद्र शुक्ल ने किस शब्द का प्रयोग किया है या प्राकृत भाष किस आचार्य ने कहा है? तो आंसर हो जाएगा हमारा रामचंद्र शुक्ल जी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। छह ध्वनि का ये हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिली? आप लोगों को पता ही है, हिंदी की संवैधानिक स्थिति मैंने आपको करा ही दिया है। तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा प्राप्त हुआ। भाई आप लोगों को जो प्रैक्टिस सेट होगा यूजीसी नेट का, अगर आप प्रैक्टिस सेट से अपने तैयारी कर रहे हो, पीछे के प्रश्न उत्तरों को रिवाइज कर रहे हो, तो उसमें कई मैंने देखा, मैंने भी पढ़ा प्रैक्टिस सेट, उसमें कई ऑप्शनों के आंसर गलत दे रखे हैं। तो इसलिए ये नहीं करना है बिल्कुल भी। आपको जो से भी क्वेश्चन में डाउट लगता है कि इसका आंसर ये नहीं हो सकता, मैम ने कंटेंट में कुछ और पढ़ा हो, तो एक बार आप प्लीज़ चेक कर लिया करो, क्योंकि कईयों में मैंने आंसर गलत देखा है। इसमें भी उसमें ए आंसर लगाया हुआ है और अगले में भी उसमें पता नहीं ए लगाया हुआ भी, लेकिन छह ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो तालव्य है छह ध्वनि का उच्चारण स्थान। जो प्रैक्टिस सेट बनाते हैं, आंसर की बनाते हैं, वे भी इंसान ही होते हैं। ये नहीं कि कंप्यूटर में फिट कर दिया और हो गया सब कुछ। तो कहीं ना कहीं टाइपिंग मिस्टेक से या गलती से एक दो आंसर गलत हो सकते हैं। तो जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो या तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हो कि मैम इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि मैं हमेशा ऑथेंटिक बुकों के सहारे से ही जिस भी क्वेश्चन में थोड़ा डाउट लगता है चेक कर लेती हूँ। और ये जिम्मेवारी आपकी भी होनी चाहिए। जो सेल्फ स्टडी करता है बच्चा, वो अगर आपको किसी भी चीज़ में कोई डाउट लगे तो पहले ऑथेंटिक बुक में चेक करो, फिर उसका सही आंसर अपने याद रखो। क्योंकि अगर आप एक बार गलत आंसर याद रख लोगे तो एग्ज़ाम में जब वो क्वेश्चन आएगा, तो अगर हमें सही आंसर भी पता होगा तो भी हमारा गलत पे ही टिक जाता है। ये मैंने अनुभव किया है काफ़ी बार। तो बिल्कुल ध्यान से तैयारी करनी है आपको, क्योंकि 0.5 मार्क के साथ नेगेटिव मार्किंग टीजीटी पीजीटी में D++ और EMRS में तो होता ही है। बढ़ते हैं आगे। किन रचनाओं की भाषा को शानदार भाषा का नाम दिया है? तो किन रचनाओं की भाषा को शानदार भाषा नाम दिया है? बौद्ध और जैन की रचनाओं की भाषा को शानदार नाम दिया गया है। कौन सी कीर्ति जयसी की नहीं है? इनमें पूछी हुई है कौन सी कीर्ति जयसी जी की नहीं है? तो मृगावती मंजन की, मधुमालती कुतुबुन की, कानावत जो है वो जयसी की कीर्ति है, लेकिन अनुराग बांसुरी है नूर मोहम्मदी की। सही आंसर हो जाएगा हमारा सी। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा राहुल सांस्कृतायन ने हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को, यानी कि आदिकाल को राहुल सांस्कृतायन जी ने सिद्ध सामंत काल कहा। राम कुमार वर्मा ने संधि का चारण काल नाम भी दिया और संधि काल भी कहा। गणपति चंद्रगुप्त जी ने इनको प्रारंभिक काल कहा, तो मिस्र बंधुओं ने आरंभिक काल कहा। इस प्रकार जैसे महावीर प्रसाद द्विवेदी की बात करें तो हाँ, उन्होंने विजप्पन काल कहा, वीर काल कहा विश्वनाथ ने, आचार्य प्रसाद ने आदिकाल को आदिकाल ही नाम दिया। इस प्रकार अलग अलग विद्वानों द्वारा आदिकाल का जो आरंभिक काल का नाम है अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग दिया। मैंने आपको करा रखा है, तो आप पीछे की वीडियो में जा कर के देख सकते हो। मध्वाचार्य किस संप्रदाय के संस्थापक है? तो मध्वाचार्य जो है द्वैतवाद के संपादक रहे हैं, और संस्थापक, संपादक बोल रही हूँ मैं, पत्रिका का होता है संपादक। तो मध्वाचार्य जी किस संप्रदाय के संस्थापक रहे हैं? तो संस्थापक रहे हैं ये द्वैतवाद संप्रदाय के। शुद्धाद्वैतवाद का आपको पता है वल्लभाचार्य जी, अद्वैतवाद का शंकराचार्य और विशिष्टाद्वैतवाद का रामानुजाचार्य। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तुलसीदास की किस रचना का संबंध ज्योतिषी से संबंधित है? तो तुलसीदास की जो रामज्ञा प्रश्न
रचना है उनका संबंध ज्योतिषी से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी रीति सिद्ध कवि है? इनमें से कौन सा जो है वो रीति सिद्ध कवि है? रीति सिद्ध कवि के रूप में बिहारी हमने पढ़ा है बहुत अच्छे से। रीति सिद्ध बहुत प्रसिद्ध कवि रही है बिहारी। बिहारी के दोहे बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं रही है। तो देव, मतीराम और पद्माकर ये तीनों के तीनों रीतिबद्ध कवि रहे हैं। घनानंद बोधा, आलम ठाकुर रीति मुक्त कवि रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? तो हिंदी प्रदीप के संपादक पूछा हुआ है। तो हिंदी प्रदीप के संपादक बालकृष्ण भट्ट जी रहे हैं, जो कि 1877 ईस्वी में इस पत्रिका का संपादक किया इन्होंने। और कहाँ से निकली ये पत्रिका? इलाहाबाद से। इलाहाबाद से ये पत्रिका निकली। तो पढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। शेर सिंह का शस्त्र संपरण, ये जो रचना है ये किसकी लिखी हुई है? तो जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित रचना है। कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, बालकृष्ण वर्मा जी की प्रसिद्ध पंक्ति है। इनमें से कौन सा नकेनवादी रचनाकार नहीं है? तो नकेनवादी रचनाकारों में इनमें केदारनाथ जी नहीं है। 3 जो रचनाकार हुए हैं इनके नाम से ही नकेनवाद नाम पड़ा है। न से नलिन विलोचन शर्मा, कै से केसरी कुमार और न से नरेश जी। ये जो 3 रहे हैं नकेन जो नाम है वो तीनों इन विद्वानों के आधार पर नाम दिया गया है। नकेन नलिन विलोचन शर्मा, के से केसरी कुमार और न से नरेश। तो बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं। इसमें केदारनाथ सिंह हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो होगा, हरिजन गाथा किसकी रचना है? हरिजन गाथा एक प्रसिद्ध काव्य रहा है। किनका है के द्वारा रचित है? ये नागार्जुन जी द्वारा रचित है। ये कविता नागार्जुन जी ने एक बहुत ही पीड़ा के अनुभव से लिखी है। उन्होंने जो हरिजन गाथा कविता है नागार्जुन ने 27 मई 1977 को जब एक बिहार के बिहार राज्य के एक राज्य हुआ है बेलछी जो राज्य हुआ है उसके अंदर 13 दलितों को जिंदा जला दिया गया था। इसी आधार पर इसी पीड़ा को व्यक्त करते हुए इन्होंने अपना ये काव्य लिखा है हरिजन गाथा, नागार्जुन जी ने। तो सही आंसर, थोड़ा बहुत हमें डिटेल भी पता होनी चाहिए क्योंकि आजकल एग्जामिनर पता नहीं किस प्रकार से प्रश्न घुमा फिरा के पूछ लेते हैं। तो हर एक रचना के बारे में हमें उसके बारे में पता होना चाहिए कि इस रचना के अंदर क्या है, किस सन में लिखी गई है। जो मुख्य रचनाएं हैं उनकी बात कर रही हूँ भाई मैं। देख लेते हैं आगे अगला क्वेश्चन, बढ़ते हैं थोड़ा और आगे। इनमें से कौन सी रचना कृष्णाशोभती जी की है? तो कृष्णाशोभती की रचना है जो वो ये है जिंदगी नामा, जो कि एक क्या है, किस विधा की है? विधा भी पूछ लेते हैं कई बार, उपन्यास विधा की ये रचना है। विजन जो है, विजन रचना किसके द्वारा रचित है? बात करें विजन की तो विजन जो रचना है वो मैत्री पुष्पा जी की है। मैत्री पुष्पा द्वारा रचित रचना विजन है। उसके बाद बात करें आवा की। आवा आप लोगों को पता ही है, प्रसिद्ध उपन्यास रहा है चित्रा मुर्दगल का, और चितकोबरा जो है वो मृदला गर्ग का उपन्यास रहा है। विजन मैत्री पुष्पा की, आवा चित्रा मुर्दगल का और चितकोबरा मृदला गर्ग का, और कृष्णाशोभती की तो है ही जिंदगी नामा। चारों का हमें पता चल गया। अगर एग्जाम में इससे संबंधित और भी यानी कि ये पूछ ले कि इनमें से असत्य कथन कौन सा है, तो एक के स्थान पर जैसे जिंदगी नामा के स्थान पर कोई और राइटर दे दे तो हम सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। इसलिए जितने भी पिछले सालों के
प्रश्न पत्र है उनमें जितनी भी रचनाएं दी गई हैं उनका हमें पता होना चाहिए ये रचना किस विद्वान की है या किसके द्वारा रचित है। ताजमहल का टेंडर जो नाटक है वो किसका है, वो अजय शुक्ला जी का है। अनुमितिवाद की अवधारणा किन्होंने दी, आप लोगों को पता ही है, शंकुक ने अनुमितिवाद की अवधारणा दी है। जो एक रस व्याख्याता रही है शंकुक जी, भट्टनायक, भट्टलोलक, अभिनवगुप्त और शंकुक, ये चारों रस व्याख्याता रहे हैं। उन्होंने अपने आधार पर रस की अवधारणाएं भी दी है और उन्होंने एक जैसे अलग अलग अवधारणाओं को भी स्थापित किया है। जैसे अनुमितिवाद शंकुक ने किया, भट्टलोलक ने उत्पत्तिवाद किया, भट्टनायक ने उपभोक्तावाद, इस तरह से उन्होंने, जैसे अभिव्यक्तिवाद अभिनवगुप्त ने, इस प्रकार उन्होंने अपनी अवधारणाओं को प्रस्तुत किया है। अलंकारों को काव्य का शोभा कारक धर्म किन्होंने माना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अलंकारों को काव्य का शोभा कारक धर्म मानने वाले विद्वान दंडी जी हैं। बढ़ते हैं आगे। भक्ति को रस रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य कौन है, तो रूप गोस्वामी जी ने भक्ति को रस रूप में प्रतिष्ठित किया है। इसके बाद निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है, इसमें ये पूछा गया है कि इन रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है। देख लेते हैं हम। सबसे पहले सब आंसर हो जाएगा हमारा ए ही, क्योंकि कीर्तिलता में साफ साफ दिखाई दे रही है कि आदिकाल की रचना है, विद्यापति द्वारा रचित रचना है। रामचरितमानस की बात करें तो ये भक्ति काल में आ जाएगी तुलसीदास जी की, और रस राज तो चिंतामणि जी की, प्रिय प्रवास मैथिली शरण गुप्त जी का रचना है। तो अगर हम काल वाइज भी इसको देख करके करेंगे तो हम सही आंसर तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि इसमें हमें सन का भी ध्यान नहीं रखना होगा, क्योंकि जब हम पहले हम काल वाइज रचनाओं को देखेंगे, अगर एक ही काल की रचना हमें दिखाई दे रही है तो फिर हम उनके सन को भी ध्यान याद करने की कोशिश करेंगे। सन के आधार पर हमें ये पता चल जाएगा कि ये रचना किसकी है। अगर फिर हमें काल से पता नहीं चल रहा है तो इस तरह हमें अपने आंसर निकालने हैं। सही अनुक्रम को पहले काल वाइज एकदम से रचनाओं को देखते ही ये पता हो जाना चाहिए ये रचना इस काल में इस कवि द्वारा लिखी गई है। अगर एक ही काल की सभी रचनाएं हो, जैसे कि भक्ति काल की सभी रचनाएं दे दी इन्होंने, तो हम ये देखेंगे कि सबसे पहले निर्गुण काव्यधारा की तो कोई रचना नहीं है, सूफियों की कोई रचना नहीं है, फिर राम काव्य से संबंधित कोई रचना, फिर कृष्ण, इस तरह हम देख लेंगे। अगर उनसे नहीं समझ आ रही, आसपास की कोई रचना हमें नहीं पता चले, तो हम उसके जो मुख्य रचनाएं हैं उनका हमें सन भी याद होना चाहिए कि ये सन किस सन में लिखी गई। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित कीर्तियों का सही अनुक्रम क्या है, इसमें भी ये पूछा हुआ है कि निम्नलिखित कीर्तियों का सही अनुक्रम क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा, एक बार देख लेते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा, भाई इस क्वेश्चन में भी इन्होंने गड़बड़ की हुई है, क्योंकि ग्रंथि पहले आएगी, क्योंकि 1920 की रचना है ग्रंथि, फिर 1925 की रचना है जो आंसू है। नए पत्ते का जो सन है 1946 है, 1946, और उसके बाद आएगा ठंडा लोहा। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा सी, लेकिन ग्रंथि को हम पहले रख देंगे, ये टाइपिंग मिस्टेक की वजह से रखा होगा शायद। तो बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने आपको बोल भी रखा है किस भी क्वेश्चन में अगर आपको मैं डाउट बता रही हूँ कि इसमें ये गड़बड़ी है, तो आप खुद से चेक करके देख सकते हो ऑथेंटिक बुक में। तो ऐसा नहीं है कि 100% मैं भी सही होती हूँ, लेकिन जो मुझे लगता है, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि बच्चों को जितना मुझे ज्ञान है या जितना कहीं मुझे लगता है कि यहाँ पे डाउट हो सकता है, तो आप लोग भी चेक कर सकते हो, और मैं तो चेक करती हूँ हमेशा। तो इसी आधार पर मैं आपको कहती हूँ कि डाउट है इसमें। देख लेते हैं आगे। निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है, तो इसमें उपन्यासों का सही अनुक्रम भी पूछा हुआ है कि सबसे पहले बात कर लेते हैं
इसका सही आंसर हो जाएगा सी, गोदान आएगा। सबसे पहले 1936 में लिखा गया, मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास है। फिर उसके बाद राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल जी का लिखा गया 1969 में, 69 में, श्रीलाल शुक्ल का 1969 में। उसके बाद झूठा सच यशपाल सॉरी भाई, उसके बाद यशपाल जी का 1984। उसके बाद आ जाएगा सबसे आखिरी, जिन्होंने हिंदी वासियों ने भी हिंदी सीखी, जिन्हें पढ़ने के लिए 1988 ईस्वी, चंद्रकांत देवकीनंदन खत्री जी का। तो सही आंसर इसमें हो जाएगा हमारा सी। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? इसमें नाटकों का सही अनुक्रम पूछा हुआ है, देख लेते हैं। सबसे पहले आएगा भारतेंदु जी का नाटक विद्या सुंदर, उसके बाद प्रसाद जी का ध्रुव स्वामिनी, फिर मोहन राकेश का आधे अधूरे, उसके बाद राम की लड़ाई। बढ़ते हैं आगे भाई, थोड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि वीडियो अधिक लंबी हो जाएगी। निम्नलिखित पत्रिकाओं का सही अनुक्रम कौन सा है? इसमें से पत्रिकाएं दी हुई है, तो इन पत्रिकाओं का सही अनुक्रम हमें देखना है। सबसे पहले आएगी मतवाला 1923 ईस्वी में, फिर कथा हिंदुस्तान, उसके बाद हिंदुस्तान। सही आंसर हो जाएगा हमारा सी। पहले मतवाला 1923 ईस्वी की, फिर हिंदुस्तान, फिर पूर्वाग्रह, फिर कथा देश। जो ये कथा देश जो पत्रिका है ये सबसे अंत में आएगी। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम क्या है? इसमें कहानियों का अनुक्रम पूछा हुआ है, तो कहानी देख लेते हैं हम। सबसे पहले उसने कहा था चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी की, फिर शरणागत, फिर तीसरी कसम, फिर तिरछी। सही आंसर हो जाएगा हमारा सी। उसके बाद 27 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। निबंधों का सही अनुक्रम पूछा हुआ है, इसमें हमारा आंसर हो जाएगा, सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित चिंतामणि आएगा, फिर हजारी प्रसाद का अशोक के फूल, फिर चितवन की छा, फिर कुबेरनाथ का रस आखेट। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित सही अनुक्रम कौन सा है? इसमें से सही अनुक्रम पूछा हुआ है, कौन सा सही अनुक्रम है? जो ये सिद्धांत दिए हुए हैं, किस विद्वान, कौन कौन विद्वान इनके प्रवर्तक रहे, एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले यथार्थवाद आएगा। यथार्थवाद का प्रवर्तक रहा, एक विद्वान रहे हैं वोल अदालय है भाई, ये वोल्टेयर विद्वान यथार्थवाद के प्रवर्तक रहे हैं। मनोविश्लेषणवाद के तो आप लोगों को पता ही है, फायर्ड रहे हैं। और जो अस्तित्ववाद है उनके प्रवर्तक रहे हैं किरकेगाद नामक एक विद्वान रहे हैं, ये इनके प्रवर्तक रहे हैं। फिर उसके बाद संरचनावाद पता है आपको। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं 29 क्वेश्चन। 29 क्वेश्चन में रचनाएं दी हुई है और ये बताना है कि ये रचनाएं किस रचनाकार से सुमेलित है। जैसे कि रेखाएं बोल उठी किसकी रचना है? देवेंद्र सत्यार्थी की। इसमें सही आंसर हो जाएगा हमारा ए का 3 दो ऑप्शनों में है। थोड़ा और बढ़ते हैं आगे। अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा जी की है, अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा की इसमें दिया हुआ है, तो सही आंसर हो जाएगा हमारा डी। जिंदगी मुस्काई कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की वेरी इंपॉर्टेंट रचना है। मील के पत्थर ये राम कुमार वर्मा जी की रचना है। बढ़ते हैं आगे भाई, आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो। आपके एक लाइक से ही मुझे नेक्स्ट क्लास बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
आगे भी रचनाएं दी हुई है। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ दिए हुए हैं कि हिंदी साहित्य का कौन सा इतिहास ग्रंथ किस रचनाकार द्वारा लिखा गया। जो मुख्य मुख्य इतिहास ग्रंथ है मैंने आपको कराए हुए हैं। तो हिंदी साहित्य का जो नया इतिहास है वो किन्होंने लिखा, बच्चन जी ने। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्रगुप्त जी द्वारा रचित है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास राम कुमार वर्मा का है। तो हिंदी साहित्य का संवेदात्मक इतिहास राम स्वरूप चतुर्वेदी द्वारा रचित है। तो इसमें देख लेते हैं हम सही आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा। ए का 5 किस में है, ए में ये इसका आंसर हो जाएगा। बी का 2 गणपति चंद्रगुप्त, ए ही इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे। आप एक बार फिर से रिवाइज करके मिलान कर सकते हो। इन काव्य पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सम्मिलित कीजिए। काव्य की पंक्तियाँ दी हुई है, ये पूछा हुआ है कि ये पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है। तो पेट पीठ दोनों मिलकर है एक। तो जो ये पेट पीठ दोनों मिलकर एक, ये किसकी पंक्ति है, किस कवि द्वारा रचित पंक्ति है। आप लोगों को पता ही है ये पंक्ति। एक सेकंड भाई। पेट पीठ दोनों मिलकर एक, ये पंक्ति निराला जी की है, तोड़ती पत्थर से ली गई है। और जो सांप तुम सभ्य हुए नहीं, ये अज्ञे जी द्वारा रचित पंक्ति है। अज्ञे जी की पंक्ति है ये, सांप कविता से ली गई है। एक आदमी रोटी बेलता है, ये आप लोगों को पता ही है। ये किसकी पंक्ति है, धूमिल जी की पंक्ति है। और सुहानों को मिलता दूध, भात भूखे बालक अकुलाते हैं, ये पंक्ति जो है ये दिनकर जी द्वारा रचित पंक्ति है। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ए का 3 हम देख लेते हैं, एक ही ऑप्शन में है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी। आप फिर से पंक्तियों को पढ़ करके रिवाइज कर सकते हो। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, इन काव्य पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सम्मिलित कीजिए। इन काव्य जो ये भी काव्य पंक्ति दी गई है, उनके कवियों के साथ हमें देखना है कौन सी पंक्ति किस कवि की है। तो अति सुदो स्नेह को मारक, ये पंक्ति है घनानंद जी की। ए का 5 दो ऑप्शनों में है। आगे और बढ़ते हैं भाई। अति सुदो स्नेह को मारक जो ये पंक्ति है, आपको कई बुकों में इसका आंसर बोधा भी मिलेगा, कई बुकों में घनानंद भी मिलेगा। अधिकतर बुकों में बोधा है, लेकिन इसका सही आंसर घनानंद ही है। क्योंकि मैंने जब DSSB के एग्ज़ाम में देखा तो उसमें ये पंक्ति पूछी हुई है, तो उसमें साफ साफ आंसर इन्होंने घनानंद को लगाया हुआ है। मुझे भी डाउट था, क्योंकि मैंने तो पहले घनानंद की पंक्ति को के रूप में इसको याद कर रखा था और इसी को पढ़ रखा था। लेकिन कई बुक जैसे जैसे ये नई बुकें आती गई तो उनमें देखा कि हर एक जगह हमें बोधा दिखाई दे रहा है इस पंक्ति का आंसर। तो इस पंक्ति का आंसर बोधा को न मानकर बोर्ड ने घनानंद को माना है। इसलिए इस पंक्ति में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। आप कई बुकों में आपको देखोगे कि बोधा को ही बार बार दिखाया गया, तो इसलिए हमें बोधा ही सही लगता है। लेकिन इसका आंसर DSSB ने घनानंद माना हुआ है। तो हो सकता है कि और जो किसी अन्य जगह अगर परीक्षा में प्रश्न पूछा गया हो तो उसमें बोधा को भी माना गया हो, घनानंद ऑप्शन में ना हो तो बोधा आ सकता है। लेकिन जब घनानंद ऑप्शन में हो और बोधा भी हो तो इन दोनों में से हम इसको घनानंद की ही पंक्ति मानेंगे, क्योंकि ये पंक्ति घनानंद जी द्वारा रचित है। तो अब देख लेते हैं अगली जो पंक्ति है, साजी चतुरंग वीर रंग में तुरंग चढ़ी, ये जो पंक्ति है ये पंक्ति किसके द्वारा रचित है। आप लोगों को पता ही है, वीर काव्य के जो प्रसिद्ध कवि रही है भूषण जी रही है, ये पंक्ति भूषण जी की है। गुल गिली गिल में गलीचा है गुलीजन,
जो ये पंक्ति है, ये पंक्ति पद्माकर जी ये पंक्ति पद्माकर, एक सेकंड भाई, पद्माकर की नहीं, ये पंक्ति बोधा की है भाई। गुल गिली गिल में गलीचा, क्योंकि इसमें बोधा की भी पंक्ति दे दी है और घनानंद की। अब तो डाउट होने का कोई सवाल ही नहीं उठता कि अति शुद्ध और स्नेह को मारक, इसमें घनानंद को बताया गया है। लेकिन जो ये गुल गिली गिल में गलीचा गुलीजन, ये पंक्ति बोधा द्वारा रचित है। और आगे की कवि रिजई तो कविता ही, न तो राधिका कन्हई सुमरन को बहानो, ये पंक्ति पद्माकर जी द्वारा रचित है। तो इसलिए हमारा इसका सही आंसर बी हो जाएगा, डी का ए। आप एक बार से फिर पंक्तियों को पढ़ करके अच्छे से रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि चीज़ों को जब आप बार बार पढ़ोगे तभी याद होगी। एक बार या दो बार पढ़ने से हम फिर भूल जाते हैं। जितनी बार भी हो सके आप लोगों को रिवाइज करते हुए चलना है। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन रचनाओं को उनके काव्य भाषा के साथ सम्मिलित कीजिए। एक तरफ रचनाएं लिखी हुई है और एक तरफ उन रचनाओं की भाषा लिखी हुई है। तो हमें मिलान करना है कौन सी रचना किस भाषा में लिखी गई रचना है। जैसे विरजापाल रासों के संबंध में तो हमने कई बार पढ़ी चुका है। ये अपभ्रंश भाषा की रचना होने के कारण इन्हें हिंदी रासों काव्य ग्रंथों में स्थान नहीं दिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। चार्य पद की बात करें तो इनकी भाषा संध्या भाषा रही है, क्योंकि ये शरहप्पा की द्वारा रचित, शबरपा द्वारा रचित ये रचना है, जो कि एक सिद्ध कवि है। और सिद्धों की भाषा आप लोगों को पता ही है, संध्या भाषा के रूप में सिद्धों की भाषा मानी गई है। तो इसके बाद अगर बात करें कीर्तिलता की भाषा देख लेते हैं। पहले अमीर खुसरो से संबंधित पहेलियाँ, ये हिंदवी में लिखी गई है, यानी कि खड़ी बोली हिंदवी, खड़ी बोली में अमीर खुसरो ने रचना की है। और बात करें कीर्तिलता की तो इसमें डाउट दिया हुआ है, इसमें मैथिली दिया हुआ है, ऑप्शन में मैथिली नहीं होगा भाई। मैथिली विद्यापति की पदावलियाँ जो है वो मैथिली भाषा में है, कीर्तिलता और कीर्तिपता का अवहट भाषा में दी गई है। तो इसमें थोड़ा सा इन्होंने ऑप्शन थोड़ा गलत दे दिया है। तो इस आधार पर अगर हम बात करें तो 33 का आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। ए का बी, विजयपाल रासो की जो हो रही है अपभ्रंश भाषा से संबंधित रही है। इसके बाद 34 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। 34 क्वेश्चन नंबर में इन संस्थाओं को उनके स्थानों के साथ सम्मिलित कीजिए। एक तरफ संस्थाएं दे रखी है, फिर ये पूछ रखा है कि ये इन संस्थाओं की स्थापना कहाँ की गई। तो दूसरी तरफ स्थान दे रखे हैं। नागरिक परिचालनी सभा की जो स्थापना है आप लोगों ने कई बार पढ़ रखी है। तो नागरिक परिचालनी सभा की स्थापना काशी में की गई। साहित्य अकादमी दिल्ली में। ए का तीन दो ऑप्शनों में है हमें, लेकिन जो डी ऑप्शन है बी का भी हमारा सही आंसर मिल गया, दिल्ली। तो डी आंसर इसका सही हो जाएगा। एथियाटिक सोसाइटी की जो स्थापना है वो कोलकाता में की गई। राष्ट्र प्रचार समिति की स्थापना वर्धा में की गई महात्मा गांधी जी द्वारा। बढ़ते हैं आगे, फिर से आप रिवाइज कर के देख सकते हो, सही आंसर इसका डी हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। इन नाटकों को उनके नाटककारों के साथ सम्मिलित कीजिए। एक तरफ नाटककार है, दूसरी तरफ नाटक दिए गए हैं। तो कौन सा नाटक किस नाटककार ने लिखा है तो देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कोमल गांधार की। तो कोमल गांधार नाटक है वो शंकर शेष जी द्वारा रचित नाटक है। उस ए का फोर दो, ये भी हमें दो ऑप्शनों में मिल रहा है। तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा। मुक्ति का रहस्य जो नाटक है वो किसके द्वारा रचित है, लक्ष्मी नारायण मिश्र जी का ये नाटक है। तो सही आंसर तक हम पहुंच चुके हैं, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे की रचना देख लेते हैं। कर्फ्यू आप लोगों को पता ही है, कई बार आप पढ़ चुके हो। ये
लक्ष्मी नारायण लाल जी की रचना है। लक्ष्मी नारायण लाल और लक्ष्मी नारायण मिश्र में आपको अलग अलग रचनाओं को देखते हुए याद करना है, क्योंकि दोनों का नाम एक जैसा है तो कन्फ्यूजन हो सकती है। माधवी जो रचना है वो आप लोगों को पता है, विषम साहनी का प्रसिद्ध नाटक है माधवी। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। इन चरित्रों को उनके नाटकों के साथ सम्मिलित कीजिए। एक तरफ जो रचनाओं के पात्र हैं तो दूसरी तरफ उनके नाम है। तो कौन सी रचना में कौन सा पात्र दिया गया है हमें ये देखना है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले बात करें सुंदरी जो है वो किस रचना का पात्र है? लहरों का राजहंस। आप लोगों को लहरों का राजहंस नाटक मोहन राकेश का पढ़ा ही होगा। एक महत्वपूर्ण नाटक है, प्रसिद्ध नाटक है लहरों का राजहंस, जिसमें गौतम बुद्ध जो है वो चले जाते हैं सुंदरी को छोड़ करके, तो उसकी मनोभावों की मनोवृत्तियों का इसमें दर्शाया गया है। तो देख लेते हैं। लहरों का राजहंस का जो पात्र है वो सुंदरी। कल्याणी आप लोगों को पता ही है, जयशंकर प्रसाद के नाटक से लिया गया है, चंद्रगुप्त। उसके बाद उर्वी की बात करें तो उर्वी पात्र किस नाटक का है? उर्वी पात्र है शकुंतला की अंगूठी। शकुंतला की अंगूठी का नहीं है उर्वी पात्र पहला राजा का है, और कनक जो है वो है शकुंतला की अंगूठी का। थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया मुझे भी। उर्वी जो है पहला राजा, बिल्कुल ध्यान रखना आपको, पहला राजा, और कनक होगा वो शकुंतला की अंगूठी। सुंदरी हो जाएगा लहरों का राजहंस, कल्याणी है जयशंकर प्रसाद का। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन कविताओं को उनके कवियों के साथ सम्मिलित कीजिए। एक तरफ कविताएं दे रखी है, फिर एक तरफ उनके कवि दे रखे हैं कि कौन सी कविता किस लेखक द्वारा रचित है। तो देख लेते हैं। परिवर्तन जो कविता है वो किसकी है? आप लोगों को पता ही है, प्रसिद्ध रचना है परिवर्तन पंत जी की। यमुना के प्रति निराला की कविता है। पेशाला की प्रतिध्वनि आप लोगों को पता ही है, जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित कविता है। और सोन मछली आप लोगों को पता ही है किसकी है? सोन मछली जो ये अज्ञे जी की रचना है, सोन मछली। बढ़ते हैं आगे। एक बार फिर से आप रिवाइज करना चाहो तो कर सकते हो। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित पत्रिकाओं को उनके संपादकों के साथ सम्मिलित कीजिए। एक तरफ पत्रिकाएं दे रखी है, एक तरफ उनके संपादक दे रखे हैं। तो कौन सी पत्रिका किस संपादक द्वारा रचित है? तो किस संपादक द्वारा संपादित की गई है? तो देख लेते हैं। पहल ज्ञान रंजन जी की पत्रिका है। सबसे पहले ए का 3 भी हमें 2 ऑप्शनों में मिलता है। जो वसुधा है वो कमला प्रसाद का है, तो ये भी हमें 2 ऑप्शनों में देखने को मिलता है, बी का 1। तो बढ़ते हैं थोड़ा और आगे। तद्भव जो है, तद्भव पत्रिका है, उसके संपादक कौन रहे हैं? तद्भव पत्रिका के संपादक रहे हैं हमारे अखिलेश जी ने तद्भव पत्रिका का संपादन किया है। कथाक्रम की बात करें तो कथाक्रम है शैलेंद्र सागर की। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा डी हमारा कट जाएगा। इसी तरह बढ़ते हैं थोड़ा और आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें स्थापना और तर्क से संबंधित प्रश्न होंगे भाई, ये 45 तक उनको हम करेंगे। उसके बाद 5 क्वेश्चन हमारे पैराग्राफ के होंगे, उसको हम नहीं करेंगे। पैराग्राफ आप खुद से पढ़ करके आंसर निकाल सकते हो, लेकिन स्थापना और तर्क के प्रश्नों को करना हमारे लिए आवश्यक है, क्योंकि इन प्रश्नों में से ही प्रश्न निकल कर हमारे सामने आते हैं। और स्थापना और तर्क से संबंधित जो प्रश्न होते हैं उनसे थोड़ी सी हमारी समझ भी विकसित होती है। तो देख लेते हैं। मिथक सामूहिक जीवन का संचित अनुभव है।
जो मिथक है वो सामाजिक जीवन का संचित अनुभव है। ये जो तर्क, ये स्थापना दी गई है, क्या ये सही है? ये बिल्कुल गलत बात बताई है इन्होंने कि मिथक सामूहिक जीवन का संचित अनुभव है, नहीं है। दूसरी बात, अगर तर्क की बात करें तो इसमें दिया हुआ है क्योंकि इसे सामाजिक स्तर पर विश्वास का व्यापक आधार पात्र होता है। क्योंकि इसे सामाजिक स्तर पर विश्वास का व्यापक आधार प्राप्त होता है, पात्र नहीं प्राप्त, आधार प्राप्त होता है। तो ये बात बिल्कुल सही कही गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। बी इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा। ए गलत, आर सही। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर आधुनिकतावाद के अनुसार तकनीक मनुष्यता की शत्रु है। उत्तर आधुनिकतावाद ने क्या कहा है कि तकनीक मनुष्यता की शत्रु है। उत्तर आधुनिकतावाद में ये बात बोला है, ये बिल्कुल सही कही गई है क्योंकि इससे मानव की नैसर्गिकता समाप्त हो जाती है और उसका अपनी प्रकृति से अलगाव हो जाता है। ये बात इसमें ये भी बिल्कुल सही कही गई है। उत्तर आधुनिकता में माना है कि जो तकनीकी होती है वो मनुष्यता की शत्रु बनती जा रही है। कारण ये बताया क्योंकि इसमें मनुष्य की नैसर्गिकता समाप्त हो जाती है, उसकी जो प्राकृतिक स्वभाव चीज़ें होती है वो समाप्त होती जा रही है और अपनी प्रकृति से अलगाव हो जाता है उसमें। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, देख लेते हैं। संसार में मनुष्य जाति के बीच कविता हृदय के भावों को लेकर ही उठती है, यह धारणा आज तक चली आ रही है। ये बिल्कुल सही बात कही है क्योंकि कविता का संबंध कल्पना से है, यथार्थ से नहीं। ये बिल्कुल कविता का संबंध कल्पना से है, यथार्थ से नहीं। ये भी बिल्कुल सही कहा गया है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा हमारा ए सही। और भाई कल्पना का संबंध कविता का संबंध कल्पना से है, कविता का संबंध कल्पना से, ये बात बिल्कुल सही है, यथार्थ से नहीं। बिल्कुल पूरी तरह ये नहीं है कि ये यथार्थ से नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा हमारा ए सही और आर गलत। कविता का संबंध कल्पना से है ये माना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यथार्थ से नहीं होता, यथार्थ से भी कल्पना का संबंध कविता का संबंध होता है। ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी कविता जो कल्पनाओं से संबंधित होती है उसमें थोड़ा बहुत यथार्थ का भी फुट हमें देखने को मिलता है। तो ए सही हो जाएगा हमारा पूरी तरह से और बी हो जाएगा गलत, यानी कि स्थापना सही और आर जो तर्क होता है वो गलत हो जाएगा। इसके आगे जो अगला क्वेश्चन है, काव्य की आत्मा रस है और गुण रस के धर्म है। काव्य की आत्मा रस है, गुण रस के धर्म है। बिल्कुल सही बात कही गई है क्योंकि गुण रस के उपकारक हैं। जो गुण होते हैं वे रस के उपकारक होते हैं, ये बात भी बिल्कुल सही गई है। तो ए और आर दोनों इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते आगे देख लेते हैं। खंड काव्य में जीवन का खंड चरित्र प्रस्तुत किया जाता है। ये बिल्कुल सही कहा गया है कि खंड काव्य में व्यक्ति के केवल एक ही खंड जीवन के एक ही खंड के जीवन चरित्र का प्रस्तुत किया जाता है, केवल खंड चरित्र का ही। इसलिए यह चरित्र काव्य की एक विशेष भेद है। चरित्र काव्य अलग होता है। तो बी हो जाए तर्क हो जाएगा इसका गलत। तो ए सही और गलत इसका आंसर हो जाएगा हमारा। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जिस नायिका के शरीर में नव यौवन का प्रवेश हो रहा हो उसे मुग्धा नायिका कहते हैं। उसमें लज्जा भाव का बड़ा प्रबल होता है। तो इसी कारण इसे प्रक्रिया नायिका की कोटि में गिना जाता है। ए तो सही है भाई,
और बी हो जाएगा बिल्कुल गलत, क्योंकि प्रक्रिया नायिका जो परपुरुष से प्रेम करती हो वो होती है, इसका इससे कोई संबंध नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए सही और आर गलत, ए इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रूपक में कार्यावस्था एवं अर्थ प्रकृति को मिलाने वाला तत्व संधि है। जो रूपक में कार्यावस्था एवं अर्थ प्रकृति को मिलाने वाला तत्व कौन सा है, वो संधि है। बिल्कुल सही बात कही गई है, क्योंकि कथांशों का संबंध एक और अर्थ प्रकृति से होता है, दूसरी ओर कार्यावस्था से। ये इसमें गलत कोटेशन दी हुई है, तो इसका आंसर भी हमारा क्या हो जाएगा, ए सही आर गलत। इस प्रकार से हमने स्थापना और तर्क से संबंधित भी प्रश्नों को कर लिया। अब मैंने बताया था आपको 5 प्रश्न इसके पैराग्राफ से संबंधित हो गए, वो हम आप लोग खुद पढ़ करके कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी है तो भाई लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह हर रोज़ एक नए टॉपिक के साथ अपनी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए अपनी टीजीटी पीजीटी हिंदी और एनटीए नेट से संबंधित परीक्षा की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए करते रहेंगे। फिर हम प्रैक्टिस सेट भी शुरू करने वाले हैं जल्दी। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। पर किसी भी तरह का कोई कमेंट आपको किसी भी तरह का कोई डाउट आपको लग रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद।